सबसे पहली बात यह है कि इस रेगुलेशंस को हमें एक लेजिस्लेशन के फॉर्म में लाना होगा। ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। ये बहुत ही शर्मनाक है कि एक ऐसा प्रोविजन, जो एक ऐसा आर्टिकल जो भारतीय संविधान में सबको बराबरी का हक प्रदान करता है, किसी भेदभाव के अगेंस्ट सेफगार्ड करता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका कार्यान्वयन होगा कैसे? वो लेजिस्लेशन के थ्रू होगा। ये इस प्रकार की ढीली और इस प्रकार की कमजोर वीक रेगुलेशंस जो खाना पूर्ति करने के लिए लाई जाती हैं और दिखाई जाती है, और सरकार इस तरह की मंशा को हमारे सामने प्रेजेंट करती है कि देखिए हम ओबीसी SC ST का भला चाहते हैं, लेकिन जब आप वहां पर डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन नहीं करते, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं कि किस किस प्रकार के एक्ट को डिस्क्रिमिनेटरी माना जाएगा, किस प्रकार के एक्ट को प्रेफरेंशियल माना जाएगा विद रिस्पेक्ट टू अनदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता है कि ये कौन से रेगुलेशंस है और ये किसके भले के लिए लाए जा रहे हैं। क्या ये भी एक पॉलिटिकल गिमिक है? अभी हाल फिलहाल में एक वक्तव्य जो JNU की वाइस चांसलर ने दिया, और उन्होंने कहा कि ये ब्लैक्स के समानांतर दलित्स को यहाँ पर विक्टिमहुड, परमानेंट विक्टिमहुड की आदत डाल दी गई है। जो बच्चा राजस्थान में पानी का मटका छूने पर प्रिंसिपल द्वारा मार दिया जाता है, वो विक्टिमहुड की गुहार लगा रहा है क्या आपसे? विक्टिमहुड की डेफिनेशन का जब आप प्रेमाइस ले लेती हैं कि मेरी एक पोजीशन ऐसी है कि मैं आप सबको एनिमी देखूंगी और आप सब जो आवाज उठाएंगे तो मैं आपको कहूंगी कि आप विक्टिमहुड की आवाज उठा रहे हैं, ये तो विक्टिम्स है और आप परमानेंट विक्टिम बने रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी पोजीशन पे हम प्रश्न चिन्ह उठाना चाहते हैं। आप लेनिनग्राड में पैदा हुई, आपने एजुकेशन बाहर से लिए, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट पर स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हैं, तो इस प्रकार का वक्तव्य जब आप देती हैं, ये बहुत ज्यादा, इस बात का बहुत ज्यादा एक आपके ऊपर भार है, एक बर्डन है कि जब आप ऐसा वक्तव्य दें तो उसकी जांच कर लें। आपका वक्तव्य इन्फॉर्म्ड ओपिनियन नहीं है, आपका वो एक प्रेजुडिस्ड ओपिनियन है जो आप कास्ट के खिलाफ बोल रही हैं, और कास्ट पे होने वाले डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन और एक्सप्लॉइटेशन को, जिसकी एक हिस्टोरिसिटी है हजारों साल की, उसके खिलाफ एक प्रेजुडिस्ड ओपिनियन दे रही हैं। अगर आप एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देती तो आप उस डेटा को देखती, उन आर्ग्यूमेंट्स को देखती जो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन किताबों में रिसर्च करके एक इन्फॉर्म्ड तरह से प्राप्त किया जाता है। आप ब्लैक्स की स्ट्रगल, दलित्स की स्ट्रगल, महिलाओं की स्ट्रगल, डिसेबल्ड की स्ट्रगल को परमानेंट विक्टिमहुड कह के रिजेक्ट जब करती हैं, तो आप अपने प्रेजुडिस को रिप्रेजेंट करती हैं। इस बारे में मैं उन्हें यह भी कहना चाहूंगी, और हमारा, मुझे लगता है कि एक सारे दलित समाज का, बहुजन समाज का, पिछड़ों का, और हम सब ऐसे मार्जिनलाइज सेक्शंस की एक गुहार होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए कि जब आप अपने इस प्रेजुडिस्ड इंफॉर्मेशन से, प्रेजुडिस्ड ओपिनियन से, एक प्रकार के डिस्कोर्स को, पब्लिक डिस्कोर्स को जब आप किसी तरह से मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे वक्तव्य, ऐसे आपके ओपिनियंस को हम पूरी तरह खारिज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। आप अगर हमसे बात करना चाहती हैं तो आप इन्फॉर्म्ड ओपिनियन और उनके साथ प्रेजुडिस को हटाकर बात करने आइए। और आप एक संस्थान की वाइस चांसलर हैं, आपके ऊपर जो बोझ है एक पूरे पब्लिक डिस्कोर्स को सेट करने का, अगर आप उसका निर्वहन सही से नहीं कर सकती है तो आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए उस पोजीशन से। इसके अलावा मैं एक जो आखिरी बात जो कहना चाहती हूँ, वो मैं 2-3 प्रकार की बातें ऐड करना चाहती हूँ यहाँ से, इस मंच से, जो हम दलित बहुजनों की एक कलेक्टिव डिमांड होनी चाहिए। इस लेजिस्लेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए मैं 3 मुख्य मुद्दे जो है यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती हूँ। नंबर 1, कास्ट बेस्ड बजटिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं है। कास्ट बेस्ड बजटिंग जो कि SC सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान के अंदर जो बजट्स हम केवल हम SC ST और OBC उस तबके के लोगों को बाहर लाने के लिए, उस उत्पीड़न से, और उनको और ज्यादा प्रोग्रेस करने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो कास्ट बेस्ड बजटिंग जो एजुकेशन के अंदर जो है, उसके ऊपर लेजिस्लेशन आना चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेशन ना होने की वजह से ये बजट्स इधर उधर डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। और यूनिवर्सिटीज पे ये मैंडेटरी होना चाहिए, इन्हीं रेगुलेशंस के अंदर इस चीज को सम्मिलित किया जाना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज इस बात का ब्यौरा दें, और उसके लिए उन्हें बाधित किया जाए कि वो एनुअल ब्यौरा दे कि किस प्रकार की कास्ट बेस्ड बजटिंग उनको रिसीव हुई डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या डिफरेंट हेड्स के अंदर, और उसका किस तरह से उन्होंने खर्चा किया। पहली बात ये। दूसरी बात, सोशल ऑडिट को इस गाइडलाइंस का, या ये जो एक्ट जिसको हम डिमांड कर रहे हैं, जिस लेजिस्लेशन की, उसको सोशल ऑडिट को भी उसका लेजिस्लेशन का मुख्य मुद्दा बनाया जाना चाहिए। मतलब यूनिवर्सिटीज, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो IITs, IIMs और एम्स हो,
उनके लिए ये मजबूरन उनके लिए एक वो it should be a legislative responsibility. It should be made mandatory for the universities to give a social audit every year and publish it on their websites and in their annual reports, wherein they would suggest or wherein they would actually declare and describe कि कितने students enroll हुए, उन students में से कितने drop out हुए, drop outs के reasons क्या थे. और फाइनली मैं इसमें जो बात कहना चाहती हूँ वो ये कि ये इस तरह के कमजोर एक्ट्स के साथ आप दलित बहुजन समाज को गुमराह नहीं कर सकते हैं. जो सरकार की जिम्मेदारी है वो ये है कि लेजिस्लेशन को लाया जाए, इसलिए क्योंकि जो समाज के अंदर जिस तरह की जाति व्यवस्था और जिस तरह के हायरार्किकल स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज जो इस समय विद्यमान है और जो दूर नहीं हुई है इतने समय के साथ, और जिसका एक जीता जागता प्रमाण जो है हमें रोहित वेमुला की सुसाइड और पायल तड़वी के एक्सप्लॉयटेशन और हैरेसमेंट से मिलता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई. ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि ये अभी तक इस तरह और सबसे लेटेस्ट जो मुझे लगता है कि हम जिस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और जिसपे शायद बहुत सारे और जो वक्तव्य आए हैं उसे वो शायद उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करते हैं कि जब चीफ जस्टिस के ऊपर एक जूता फेंका जाता है तब क्या हम विक्टिमहुड से उसे कंपेयर कर सकते हैं. तो मेरी ये डिमांड है साथियों, और मैं यहाँ से मैसेज भी देना चाहती हूँ कि दलित बहुजन समाज इस तरह के गाइडलाइंस के को सेफगार्ड करना चाहते हैं एक लेजिस्लेशन के फॉर्म में. इस तरह नहीं कि वो एक गुमराह करके एक तरीके का पॉलिटिकल गिमिक बना के उसको जुडिशियल इंटरवेंशन के जरिए उसको स्टॉल कर दिया जाए और फिर उसकी जो रेलेवेंस है और उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बिल्कुल खत्म कर दी जाए. 2018 से 23 के बीच में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं स्टूडेंट्स के, तकरीबन 13,626 एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स ने 2018 से 2023 के बीच में ड्रॉप आउट किया है. आईआईटी और आईआईएम्स में भी ये संख्या बहुत भारी मात्रा में है. एससी स्टूडेंट्स ने तकरीबन 1068 एससी स्टूडेंट्स ने वहां ड्रॉप आउट किया है इस साल के दौरान. एक स्पेशल एलिट डिस्प्रपोर्शनैलिटी भी है. जो टॉप के 7 आईआईटीज हैं भारत में, उसमें जो 63% ड्रॉप आउट होता है, उस 63% का 40% हमारे एससी स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट है और दिल्ली आईआईटी में 100% ड्रॉप आउट एससी स्टूडेंट्स का है. अगर आप इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट की बात करेंगे, एनएफएस जो रिक्रूटमेंट में हो रहा है उसमें वो एनएफएस तब कर रहे हैं जब पूरे देश में 51% एससी प्रोफेसर्स के पद खाली हैं, 65% एसटी प्रोफेसर्स के पद खाली हैं और ओबीसी में 69% पद खाली हैं. इतने वैकेंसीज होने के बाद जब रिक्रूटमेंट करा जा रहा है तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के पदों पर एनएफएस कर दिया जाता है. कुछ और डेटा भी आपके साथ में साझा करना चाहती हूँ. पेंडिंग केसेस इस समय जो एनसीआरबी का जो डेटा है 108 पेंडिंग केसेस हैं, लेकिन अगर 2014 से 2023 के बीच में जो एनसीआरबी में एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर जो कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई, 2014 में 47,126 कंप्लेंट्स थी जो 2023 में 70,749 पहुंच जाती हैं. ये एनसीआरबी का डेटा है जो ये बताता है कि किस तरह से तकरीबन 100% जो है वो इंक्रीज हुआ है 2014 के संदर्भ में. इसके अलावा यूपी के अंदर 2023 में केवल 15,130 कंप्लेंट्स शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एट्रोसिटीज की रजिस्टर होती है. 2018 से 2023 के बीच में 98 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, जिसके अंदर आईआईटी, एनआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के छात्र शामिल हैं. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का डेटा जिसको कोई साझा नहीं करता है, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है, द मेजर रीजन फॉर नॉट शेयरिंग द डेटा इज बेसिकली नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डू नॉट डिस्क्लोज देयर डेटा फॉर पब्लिक स्क्रूटनी. कितने स्टूडेंट्स उनके यहाँ एनरोल्ड हैं, कितने स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, कितना ड्रॉप आउट है, इसके ऊपर आपको कहीं भी, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन के अंदर, आपको क्रेडिबल डेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का नहीं मिलेगा. Now, this is a big cause of concern because अगर आप NIRF की टॉप 30 यूनिवर्सिटीज या टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का डेटा देखेंगे तो उन NIRF की टॉप 30 यूनिवर्सिटीज में 5% एससी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, एसटी स्टूडेंट्स लेस देन 1%
or OBC students around 21%. Now, when I have discussed this data, when I present this data to you, I have three important contentions. First one will resonate with what Dr. Ratan Lal has told.